तो हम जो आप लोग को हिस्ट्री में जो पढ़ा दिए थे, देखिएगा सब कोई ध्यान से कि आज हमको क्या पढ़ना है। हमने आप लोगों को बता रखा था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। इतिहास को कितने भागों में? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे, जिसमें आप लोगों को पढ़ना था चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक ना। चैप्टर 1 में क्या पढ़ना था आप लोगों को? हड़प्पा सभ्यता, मन के ईंटें, ठीक ना, ये हमें पढ़ना था। हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ना था? हड़प्पा सभ्यता के नगर के बारे में पढ़ना था, उसकी नगर योजना के बारे में पढ़ना था, उसकी कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में पढ़ना था, ठीक है। चैप्टर 2 में हमें क्या पढ़ना था? चैप्टर 2 में हमें मौर्य कालीन से लेकर गुप्त काल तक की राजनीति के बारे में पढ़ना था, जो कि हम विधिवत तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी बताए हैं, बिंबिसार बताए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 3 की अगर बात करते हैं तो चैप्टर 3 में हमें महाभारत पढ़ना था, ठीक ना। महाभारत में हम आप लोग को वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, विवाह के प्रकार, ठीक ना, भीष्म कौन थे, भीम कौन था, ठीक ना, भीम के पुत्र का क्या नाम था, हिंडिबा कौन थी, ये हमने बता दिया। चैप्टर 4 में हम आप लोग को जो है कि धर्म से संबंधित वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ठीक है, आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शुद्ध पिटक, अधीन पिटक, विनय पिटक, ठीक है, ये हमने बता चुका था। मतलब कि आप लोग के प्राचीन इतिहास हमने ख़त्म कर दिया। अब हमें शुरुआत करना है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन 12th क्लास का मध्यकालीन इतिहास। 12th क्लास के मध्यकालीन इतिहास में हमें क्या पढ़ना है? तो हमें जो 5 चैप्टर हम लोग का पढ़ना है, 5वां चैप्टर वो पढ़ना है कि मुगल दरबार, इतिवृत्त के द्वारा प्राप्त किया गया इतिहास। इतिवृत्त के द्वारा प्राप्त किया गया इतिहास यहाँ पे लिखा होना चाहिए, इतिवृत्त के द्वारा प्राप्त होना है इतिहास, ठीक ना। मुगल दरबार, हमें मुगल के दरबार के बारे में शुरुआत में पढ़ना है, 5वां चैप्टर। इतिवृत्त का मतलब होता है कि जब शासन चल रहा होता है, ठीक है। इतिवृत्त का मतलब होता है कि जब शासन चल रहा होता है और शासन में राजा जो है कि शासन चला रहा होता है और उसके समक्ष बैठकर, शासन में उसके समक्ष बैठकर उसकी सच्चाई को लिखना कि उसके शासनकाल में शासन कैसा रहा, प्रशासन कैसी रहा, राज व्यवस्था कैसा रहा, इसको लिखना इतिवृत्त कहलाता है, ठीक है। मतलब कि सच को उजागर करना, राजा के शासनकाल में सच को बताना ताकि राजा को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, वही इतिवृत्त कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो इतिवृत्त मतलब कि ये कहानी तभी लिखा गया था जब वो राजा जिंदा था, ठीक ना। देखिएगा, अब हम मुगल दरबार के सारे जो है कि स्रोत हैं, ठीक ना। स्रोत का मतलब कि मुगल दरबार का जो स्रोत मिलता है कि कौन राजा पहले आया, उसके बाद से कौन आया, किसकी क्या विशेषता थी, किसका प्रशासन विशेषता था, ठीक ना, इसके बारे में हमें जो पढ़ना है। 5वां चैप्टर का जो शुरुआती लेक्चर है, तो जो पूछता भी है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि बाबर में, ठीक ना, मुगल साम्राज्य में सबसे पहला जो शासक आया था, मुगल दरबार में जो सबसे पहला शासक आया था वो आया था बाबर, ठीक ना। बाबर ये कब आया था भारत में? तो ये 1526 ईस्वी में भारत में आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, ठीक ना। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़के ये भारत में आया था। तो आप लोग से पूछ सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 1526 में हुआ था। हालांकि हम आप लोग को बताएंगे बाद में सब डिफाइन करके, ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध 1556 में, और यहीं से बाबर की शुरुआत ही होता है, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजा रहता है, ठीक है। बाबर का शासनकाल 1530 ईस्वी तक चलता है, या 1526 से 1530 ईस्वी तक जो कि भारत में राज करता है। इसके द्वारा लिखा गया था। इसके शासनकाल की जो जानकारी मिलती है वो बाबरनामा से मिलती है। किसके द्वारा? बाबरनामा से मिलती है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं तुजुक ए बाबरी, ठीक ना। जिसको हम एक और नाम से जानते हैं तुजुक ए बाबरी। इसको लिखा कौन था? तो इसको बाबर लिखा था। किसने? इसको बाबर ने लिखा था, खुद बाबर ने लिखा था। तो आप लोग को यहाँ पता चल जाएगा कि बाबरनामा किसने लिखा था। तो बाबरनामा, जिसको हम लोग तुजुक ए बाबरी कहते हैं, यह बाबर ने लिखा था, ठीक है। माइक सही है ना यार? हाँ ठीक है, ठीक है। अब दूसरा का देखते हैं हम, हुमायूं, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा? हुमायूं है।
हुमायूं का शासनकाल क्या था कि यह बाबर का बेटा था, उत्तराधिकारी था, ठीक ना। हालांकि हुमायूं 3 भाई था, ठीक ना, हम बताएंगे आगे जाके, हुमायूं के जब जीवनी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ पे संक्षिप्त में जानिए। इसके बाद से जो मुगल दरबार का जो राजा आया वो आया हुमायूं। इसके शासन के 2 चरण बटे हैं, एक 1530 से 1539 जिसको हम 40 के नाम से जानते हैं, 1539 से 1540, और फिर एक बार 1555 से 1556, ठीक है ना। तो हालांकि इसको हम एक ही अवधि के रूप में गणना करते हैं, ठीक ना। इसके शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में एक किताब लिखा गया था जो कि इसके शासन का लिखा गया था इतिहास, हुमायूंनामा, ठीक ना। इसके शासनकाल में नहीं लिखा गया था, इसके शासन के बारे में लिखा गया था, ठीक है। इसके मर जाने के बाद हुमायूंनामा लिखा गया, जिसको कौन लिखा था? गुलबदन बेगम लिखी थी, ठीक ना। गुलबदन बेगम लिखी थी। ये गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये आपके हुमायूं की बहन थी, ठीक ना, चचेरी बहन थी, ठीक ना। तो देखिएगा, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। यह किसका इतिहास बताता है? तो यह हुमायूं का इतिहास बताता है, ठीक है। तीसरा, हुमायूं के बाद मुगल दरबार में राजा आया अकबर। कौन आया? अकबर 1526 लिखा गया है, 1556, ठीक ना। 1556 से 1605 तक अकबर जो है कि मुगल दरबार का राजा बना, ठीक ना। इसके शासनकाल में इसके शासन की जानकारी जो कि अकबरनामा में मिलती है। किसमें? अकबरनामा में मिलती है। अकबरनामा को 3 खंड में बांटा गया है, खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 3 को हम लोग आइन ए अकबरी के नाम से जानते हैं, और आइन ए अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। खंड 3 को ही हम लोग जो है कि आइन ए अकबरी के नाम से जानते हैं, और आइन ए अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इसको लिखा कौन था? अबुल फजल। किसने लिखा था? अबुल फजल लिखे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल लिखे थे। ये VVI क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, VVI मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। और अकबरनामा के 3 खंड थे, जिसके तीसरा खंड का क्या नाम था? आइन ए अकबर। तो आइन अकबर किसने लिखा था? अबुल फजल ने ही लिखा था, ठीक है। चौथा, अकबर के बाद राजा हुआ जहांगीर। कौन हुआ? जहांगीर के अगर शासनकाल की हम बात करें तो ये 1605 से 1627 ईस्वी तक मुगल दरबार पे राज किया, ठीक है। इसकी इतिहास एक मिलता है तुजुक ए जहांगीरी से, ठीक ना। कहाँ से? तुजुक ए जहांगीरी से। और तुजुक ए जहांगीरी लिखा किसने था? तो जहांगीर ने लिखा था, खुद जहांगीर ने लिखा था। यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा बाबू, इन्हीं के शासनकाल में जो किया हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में जो है कि तंबाकू आपके देश में आया था। अकबर के शासनकाल में तंबाकू आपके देश में आया था, पुर्तगालियों के द्वारा आया था। अकबर में आएगा कि किस राजा ने पहली बार जो है कि तंबाकू का सेवन किया, ठीक ना, तो वो हो जाएगा अकबर, ठीक ना। पहली बार तंबाकू का सेवन करने वाला क्या हो जाएगा? अकबर। और तंबाकू पर रोक लगाने वाला राजा हो जाएगा जहांगीर। कौन? जहांगीर। तो इसने क्या किया था? तंबाकू पे रोक लगाया था। और इसने क्या किया था? तंबाकू पिया था, ठीक ना। तो पहली बार तंबाकू का सेवन करने वाला राजा कौन था? तो अकबर था। और रोक लगाने वाला कौन था? तो जहांगीर था, ठीक है। हालांकि रुका नहीं, तंबाकू बढ़ते चला गया, और आज बिहार वासियों में ये कूट के भरा पड़ा है, ठीक है। शाहजहाँ की अगर हम बात करते हैं, शाहजहाँ की, जहांगीर के बाद आया शाहजहाँ, ठीक ना। शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो 1627 से 1658 था, ठीक ना। कहाँ से? 1627 से 1658 था। अगर इसके किताब की हम बात करें तो इसमें दो किताबें लिखी गई थी, एक पातशाहनामा था और एक 4 चमन था, लेकिन सबसे प्रचलित था 4 चमन, ठीक ना। तो हम यहाँ 4 चमन की बात करेंगे। शाहजहाँ के इतिहास 2 किताबों से मिलता है, एक पातशाहनामा और एक 4 चमन, लेकिन यहाँ हम 4 चमन की बात करेंगे। 4 चमन लिखा कौन था? तो 4 चमन लिखे थे चंद्रभान ब्राह्मण, ठीक ना, चंद्रभान ब्राह्मण लिखे हुए थे, ठीक है। आते हैं 6 नंबर पे, छठा जो है कि सबसे मतलब कि अगर मुग़ल शासन की सत्ता की अगर हम बात करते हैं तो सबसे लास्ट शासक था बहादुर शाह जफ़र, लेकिन ताकतवर शासक की बात करते हैं तो लास्ट शासक था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद से मुग़ल जो शासक था वो ढहने लगा था, इसके बाद से कोई मजबूत सत्ता इसके हाथ नहीं आ पाया, ठीक है। तो औरंगजेब का जो समय था 1658 से 1707 ईस्वी तक चला, ठीक ना। इसके समय में लिखा गया था आलमगीरनामा, ठीक ना, आलमगीरनामा। उसने क्या लिखा था? तो काजिम सिराजी जी ने लिखा था। क्या लिखा था? काजिम सिराजी जी ने। तो आई होप आप लोग को जो है कि इतना जो है कि आप लोग जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए।
इसमें क्या कि आप लोग देख 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये शुरू का 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शुरू का 3 जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबर लिखा था। बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर लिखा था, जिसको तुजू के बाबरी के नाम से जानते हैं। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम लिखी थी। गुलबदन बेगम कौन थी? तो इसकी बहन थी, चचेरी बहन, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा के 3 खंड, ठीक ना। आइन अकबरी उसी में का एक हिस्सा है। आइन अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। तुझे के जहांगीर किसने लिखा था? जहांगीर ने लिखा था। तो ये हमें कहीं ना कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद से हम आप लोग को बताएंगे, ठीक ना, शाप के बारे में, जो है कि आपके मुग़ल दरबार के बारे में, जो कि वहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था थी, क्या वहाँ पे भूमि था, कैसी राज व्यवस्था, कैसे लोग टैक्स वसूला करते थे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग जो है कि नोट कर लीजिए, ठीक है। फाइनली अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे हमने आप लोगों को बता दिया कि शुरुआत में किसका शासनकाल का स्रोत किससे मिलता है, ठीक ना। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भारत में मुग़ल साम्राज्य आया कैसे और सबसे पहले कौन आया, ठीक है। तो हमने जैसे कि आप लोगों को बता रखा था कि सबसे पहले हमने आप लोगों को इंडिकेट किया था कि बाबर आया, ठीक है। 1526 में आया था, 1530 तक जो है कि वो राज किया इंडिया में और फिर मर गया, ठीक है। उसके बाद से हुमायूं आया, फिर उसके बाद से अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया, फिर जो है कि शहादत शाह आया, ऐसे करके मतलब कि सारे हैं और लास्ट में बहादुर शाह जफर आया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बाबर के जीवनी के बारे में, ठीक ना, कि बाबर का जीवनी क्या था, बाबर कहाँ जन्म लिया, उसके पिता का क्या नाम था, ये शुरुआत कर रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बाबर जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक ना। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यह भारत पे कब आक्रमण किया था? 1526 में यह आया था, 1530 में मर गया। भारत पे इसने शासन किया था। इसने क्या था? यह मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक ना। बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। अगर हम मुग़ल की बात करें तो मुग़ल 2 शब्दों से मिलके बना है। मुग़ल जो कि 2 वंशों से मिलके बना है, 2 वंशों से मिलके बना है, एक तैमूर वंश से और एक चंगेज वंश से, ठीक ना। तैमूर वंश तुर्कों को कहते हैं और चंगेज मंगोल को कहते हैं, ठीक ना। तो तैमूर क्या था? बाबर के पिता थे वो तैमूर वंश के थे और बाबर की जो माँ थी वो चंगेज वंश के थे। तो इन दोनों से जो रिजल्ट निकल के आया उस जो है कि बाबर ने इसे क्या किया? मुग़ल साम्राज्य जो है कि स्थापित किया, ठीक है। तो संस्थापक क्या था? वो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण इसने आक्रमण कब किया था? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक ना। अगर हम बाबर की बात करते हैं कि इसने कब आया था भारत में, तो इसने क्या किया था कि 21 अप्रैल को 1526 ईस्वी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक ना। पानीपत ये आपको हरियाणा में मिल जाएगा, स्थान का नाम है, ठीक है। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक ना, जिसमें बाबर की युद्ध हुई थी और वह कि दिल्ली पे राज करने, अब मुग़ल साम्राज्य स्थापित करने आ गया था, ठीक है। बाबर की जन्म की हम बात करते हैं तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। 14 फरवरी, ठीक ना, मतलब कि 14 फरवरी, ये याद रखिएगा, 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी का मतलब कि आपके वैलेंटाइन डे का दिन हो गया, ठीक है। तो वैलेंटाइन डे जो कि याद रहेगा, ऐसे सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन 14 फरवरी क्या है? वैलेंटाइन डे है और ये हमारे भारत के लिए बहुत ही बड़ा ब्लैक डे है, ठीक ना। 14 फरवरी के दिन अगर पूरे भारतवासी वैलेंटाइन डे ना मनाकर जो है कि ब्लैक डे मनाए, क्योंकि इसी दिन हमारे यहाँ क्या हुआ था? पुलवामा हमला हुआ था, ठीक है। पुलवामा जो है कि अटैक हुआ था, ठीक है। तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, इस तारीख को तो हम लोग को भूल नहीं सकते हैं, ठीक ना। 14 फरवरी को ब्लैक डे में हुआ था, ठीक है। और 1483 ईस्वी, इसमें क्या होता है कि बाबर का जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो फरगना में हुआ था। कहाँ पे? फरगना, याद रखिएगा, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था, ठीक ना। फरगना में हुआ था, ठीक ना। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, ठीक ना। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा था, ठीक ना। इनके पिता का मृत्यु जो कि 1494 ईस्वी में हो गया था। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा के 8 संतानें थी, ठीक ना, 8 संतानें थी, ठीक है।
ये फरगना के राजा थे, ठीक ना। उमर शेख मिर्ज़ा कहाँ के? फरगना के राजा थे। 1494 ईस्वी में, 1483 में इसका जन्म हुआ। 1494 ईस्वी में जो है कि इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? इसकी मृत्यु हो गई उमर शेख मिर्ज़ा की। तो जिससे जो है कि अब फरगना का शासक किससे बनना पड़ा? फरगना का शासक जो है कि बाबर को बनना पड़ा, ठीक है। तो कई किताबों में देता है कि 8 वर्ष में जो कि फरगना का शासक बना, लेकिन अगर यहाँ हम बात करते हैं तो 83 में जन्म हुआ, तो 7 इधर और 4 7 7 11 कहीं से नहीं, तो हम अगर 10 वर्ष माने तो बेटर है, ठीक है। लेकिन बुक में क्या देता है? बुक में देता है कि 8 वर्ष का जब था तो ये शासक बना, लेकिन अगर ऐसे हम ऐड करते हैं तो 10 वर्ष 11 वर्ष हो जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 11 कर लेंगे, ठीक ना। 11 कर लेंगे, एडजेक्ट लेते हैं, ठीक ना। 11 वर्ष में क्या हुआ कि ये फरगना का शासक हुआ, ठीक ना। ये फरगना का शासक हुआ तो इसका ये इच्छा था कि हम राजधानी पे जो है कि अटैक करते, राजधानी पे राज करते। फरगना की राजधानी थी उस समय समरकंद, ठीक ना। और समरकंद पर पहले तैमूरों का राज था, मतलब कि तैमूर मतलब कि बाबर के वंशजों का, पूर्वजों का राज था। तो बाबर की इच्छा थी कि हम भी क्या करें कि समरकंद पे राज करें। बाबर की हमेशा ये इच्छा रही कि हम किसी राजधानी पे राज करें, छोटे मोटे चीज़ों पे राज ना करें, ठीक ना। जैसे कि चीफ मिनिस्टर नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बने, डायरेक्ट हम प्रधानमंत्री बने और पूरे देश पे राज करें। ये थ्योरी था जो है कि आपका बाबर का। बाबर ये हमेशा खोजता रहा कि हमें कोई राजधानी मिले जहां हम राज करें, माने कि कोई एक बड़ा चीज़ मिले जहां हम राज करें तो पूरा मेरा हो, जहां खड़े हो तो पूरा मेरा हो, ठीक है, किसी के अंडर में न रहे। तो इसने क्या किया कि फरगना का शासक रहा, लेकिन इसकी इच्छा थी कि हम समरकंद में राजधानी पर जो है कि राज करते। 1494 में ये राजा बना फरगना का। 1457 ईस्वी में इसे चांस मिल गया समरकंद का राजा बनने का, लेकिन मात्र 100 दिन का राजा बना। कितने दिन का? मात्र 100 दिन का ही इसने राजा बना, मात्र जो है कि 100 दिन का ही राजा बना, ठीक ना। और इसे जो है कि समरकंद छोड़कर भाग जाना पड़ा, ठीक ना। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे और सभी बच्चे जो कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और आप लोगों को सब कुछ समझ में आया भी होगा। तो जिन लोगों को बहुत अच्छे से जो कि समझ में आया है और जो कि हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, तो हमने क्या किया है कि एक पैड कोर्स जो कि अनाउंसमेंट किया है, पैड कोर्स जो कि लॉन्च किया है, ठीक ना, जो कि बिहार बोर्ड के, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड, ठीक ना, और अदर स्टेट बोर्डों के लिए 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई जो कि हम जो कि करा रहे हैं, जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करा रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें आप लोग को पैड कोर्स जो है कि 499 रुपये वाले आप लोग को लगेंगे, मात्र 499 रुपये। तो जिन बच्चों को ले रहा है, ठीक ना, वो लोग कॉल कीजिए 7369973124, ठीक ना, 7369973124। सैनी सर मेरा नाम है, ठीक ना, और पटना से जो कि हमने ये आपको जो कि लेकर आया है, ठीक ना। कहाँ से? सैनी सर, जो कि यहाँ आप लोग को हम PDF जो कि ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का दोनों PDF जरूर देंगे, ठीक है ना। अगर आप हमारे पैड कोर्स लेते हैं तो आप लोग को टेस्ट की, प्रत्येक रविवार को टेस्ट की भी व्यवस्था है, ठीक ना। तो जिन लोगों को लेना है, जिन लड़कों को या लड़कियों को जो कि पढ़ना है, ठीक ना, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, ठीक ना, पढ़ना है, ठीक ना, तो 8 सब्जेक्ट में आप लोग देरी मत कीजिए। सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होती है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक ना। तो आइए, आपका स्वागत है और जुड़िए मेरे साथ और जुड़ के लाइए बिहार बोर्ड में बहुत अच्छे रैंक। अगर आप चाहते हैं तो आइए जुड़िए मेरे साथ और पढ़ाई कीजिए, स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। तो हम कहाँ पे थे? हम बता रहे थे आप लोगों को कि 11 वर्ष में फरगना का शासक वो बना, ठीक ना। और फिर 1197 में क्या हुआ, 1497 में क्या हुआ कि वो मात्र 100 दिन का राजा बना, लेकिन उसे समरकंद छोड़ के भाग जाना पड़ा, क्योंकि जो है कि शैवानी खान ने उसको जो है कि परास्त कर दिया, ठीक है। उसको शैवानी खान ने उसे क्या कर दिया कि परास्त कर दिया। वो क्या, शैवानी खान कौन था? तो वो उज्बेक का जो है कि सरदार था, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि समरकंद छोड़ के उसे भाग जाना पड़ा, लेकिन फिर जो है कि फरगना पर 1501 ईस्वी में फिर शैवानी खान ने उसे हरा दिया, ठीक ना। फिर उसे क्या किया कि शैवानी खान ने उसे हरा दिया। अब बाबर कहीं का नहीं बचा, ठीक ना, वो इधर उधर की मार जो है कि खाने लगा। लेकिन बाबर ने क्या किया कि 1504 ईस्वी में, ठीक है, 1504 ईस्वी में काबुल को जीता, ठीक ना। काबुल आप लोगों को पता है ना, काबुल को जीता, ठीक ना। कहाँ को? काबुल को जीता, ठीक है। काबुल के बाद से जब उसने काबुल को 1504 ईस्वी में जीता, तो फिर बाबर ने क्या किया, फिर 1510 ईस्वी में फिर समरकंद को जीता, ठीक ना। फिर जो है कि समरकंद को जीता, लेकिन फिर उज्बेक का जो सरकार था, उज्बेक का जो सरदार था, ठीक ना, सरदार, उस समय उज्बेक का सरदार था अब्दुल खान, ठीक ना। अब्दुल खान ने फिर उसे परास्त कर दिया। इसका मतलब ये था कि
अकबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया कि बाबर ने कई बार ये चाहा कि हम जो है कि समरकंद पे राज करें, ठीक ना, अपनी राजधानी समरकंद पे राज करें, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि जो उज़्बेक का जो सरदार था, एक तो सैवानी खां उस समय हराया, एक तो अब्दुल खान, इसको अभी पे हरा दिया, ठीक ना। 1510 में जब दोबारा उसने आक्रमण किया, दोबारा जीता, तो उसमें कौन हरा दिया उसे, अब्दुल खान ने उसे हरा दिया। अब जो है कि बाबर काबुल में ही रहा, ठीक है, काबुल में ही रहा, ठीक है। तो अब कहीं ना उसे जो है कि पंजाब से निमंत्रण आया, ठीक ना, कहाँ से, पंजाब से निमंत्रण आया। कौन कौन लोग दिए थे, एक दौलत खां लोधी, एक आलम खां लोधी। पंजाब का मतलब कि भारत से जो है कि निमंत्रण आया, ठीक ना, भारत से जो है कि निमंत्रण आया, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक ना, यहाँ पे आपका दिल्ली है, ठीक ना, दिल्ली है, और यहाँ काबुल है, ठीक ना, काबुल, यहाँ पाकिस्तान, तो जो कि, और यहाँ तुर्क लोग हैं, मतलब कि वही आपका मतलब कि मध्य एशिया का तुर्की, ठीक ना। तो बाबर जो है कि यहाँ से आना शुरू किया, ठीक ना, यहाँ से वो काबुल आया, काबुल के बाद उसने गांधार को भी विजिट किया था, ठीक ना। तो काबुल यहाँ पे जीता। तो अब देखा कि कहीं ना कहीं हम इधर के क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक ना, इस क्षेत्र को, इधर के क्षेत्र को, समरकंद को छोड़कर, ठीक ना, क्योंकि समरकंद पे लाख प्रयास करने के बाद से बाबर नहीं जीत पाया, तो समरकंद को छोड़कर अब इधर के क्षेत्रों पे आना शुरू किया। जब इधर के क्षेत्र पे आना शुरू किया तो पंजाब के जो शासक थे, जो पंजाब से जो निमंत्रण दिए थे इसको, एक दौलत खां लोधी और एक आलम खां लोधी, ठीक ना। उस समय आपके दिल्ली में था, दिल्ली सल्तनत सबसे लास्ट लोधी सल्तनत था, ठीक ना, लोधी। तो इसमें कौन थे राजा थे, एक थे मतलब कि इब्राहिम लोधी थे, ठीक ना। तो इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, उनको राज छीनने के लिए, ठीक ना, ये दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ठीक ना। ये दोनों भाई ने, ये दोनों सोचे, सॉरी ये भाई नहीं थे, ठीक ना, ये लोग सोचे कि बाबर जो है कि जगह जगह जो कि विजिट कर रहा है और उसको छोड़ रहा है। जैसे इन लोगों को जहाँ तक खबर पता चला, इन लोगों को लगा कि बाबर जो है कि कभी काबुल जीत रहा है तो उसको छोड़ दे रहा है, कभी समरकंद जीत रहा है उसको छोड़ दे रहा है, फरगना जीत रहा है उसको छोड़ दे रहा है। तो पंजाब से जो निमंत्रण भेजा दौलत खां और आलम खां लोधी को, तो इन लोगों को लगा कि बाबर को हम लोग आमंत्रित कर देते हैं भारत में, और दिल्ली पर जो है कि जीतेगा, मतलब कि इब्राहिम लोधी को हरा देगा, और उसके बाद से हम लोग जो है कि राज करेंगे, हम लोग राज करेंगे, और फिर ये तो जीत कर चला जाएगा। क्योंकि बाबर क्या कर रहा था, बाबर जो है कि जीतता जा रहा था और छोड़ता जा रहा था, काबुल को भी छोड़ दिया, फरगना को भी छोड़ दिया, ठीक ना। तो ये सब भागते, तो इन लोगों को लगा कि यार, मतलब कि इन लोगों को लगा कि बाबर यही करेगा, आएगा दिल्ली, दिल्ली को जीतेगा, फिर दिल्ली को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन इन लोगों को समझ से बाहर था कि बाबर एक स्थायी स्थान खोज रहा था कि जहां हम राज करके, जहां हम जीत के बहुत बड़े हिस्से पर राज कर सके, ठीक ना। अब बाबर को मिल गया बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका मिल गया, ठीक ना। बाबर क्या किया, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने निमंत्रित किया, तो बाबर आया, और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और इसमें जो है कि बाबर जीता और इब्राहिम खां लोधी जो कि हार गया, इब्राहिम लोधी हार गया। और इसमें कौन बाबर को जो है कि भारत के दिल्ली पर जो है कि मुगल शासन का स्थापना हुआ, और वहाँ से जो है कि बाबर राज करना भारत पे शुरू कर दिया। 1526 से जो है कि भारत में बाबर आया और जो कि यहाँ से राज किया, ठीक है। अब जब भारत आया, दिल्ली इसको मिल गया, दिल्ली जब मिल गया बाबर को, तो बाबर ने सोचा कि ये बहुत बेस्ट जगह है, बहुत अच्छा जगह है, यहाँ से हम क्या करें कि यहाँ से अपना राज्य विस्तार करना शुरू करते हैं। तो इसने 16 मार्च 1927 ईस्वी को, ठीक ना, 1526 में जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, ठीक ना। फिर जो कि 16 मार्च 1927 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा, ठीक ना। खानवा एक जगह का नाम है। तो खानवा का युद्ध लड़ा जिसमें राणा संगा के साथ लड़ा गया था, और राणा संगा इसमें परास्त हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन करेगा आपको कि खानवा का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। किसके, बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इसमें किसकी हार थी, राणा संगा की। फिर 27 के बाद हम 28 की बात करते हैं, ठीक ना। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसका, चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के बीच में। किसके, बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक ना। चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक ना, 1528 ईस्वी में, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी और बाबर का जो है कि जीत हुआ था, ठीक है।
और जो है कि लास्ट इसका एक युद्ध था 1529 में घाघरा का युद्ध, ठीक ना, किसका, घाघरा का युद्ध। तो घाघरा के युद्ध में किसको प्राप्त किया, तो मोहम्मद लोदी को प्राप्त किया, किसको, मोहम्मद लोदी को, जो कि इब्राहिम लोदी का जो है कि क्या था, भतीजा था, ठीक ना, इब्राहिम लोदी का क्या था, भतीजा था। तो इसने मोहम्मद लोदी को जो कि परास्त किया घाघरा के युद्ध में, ठीक ना। तो देखिएगा जब भारत आया और 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को यह मर गया, ठीक ना, 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को जो कि बाबर मर गया। बाबर के मरने का जो कि महत्वपूर्ण कारण लोग बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये मर गया, ठीक ना, जलवायु परिवर्तन हुआ और इसका तबीयत खराब हो गया, ये मर गया, ठीक ना। कुछ लोग बताते हैं कि इसको जहर दे दिया गया था, ठीक ना, कुछ लोग क्या बताते हैं कि जहर दे दिया गया था। और जहर देने का प्रमाण कब मिलता है, तो 1526 में मिलता है। जैसे कुछ लोगों के अनुसार कहा जाता है कि जब इब्राहिम लोदी से जब युद्ध हो रहा था, ठीक ना, तो उसी युद्ध के मतलब कि अंतराल में, ठीक ना, 1526 में बाबर को जहर दे दिया गया था, ठीक ना, क्या जहर दे दिया गया था, ठीक है। और वही जहर जो है कि धीरे धीरे असर करता हुआ इसको 4 साल में ले जाके मारा, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये साक्ष्य जो है कि सही भी होता है, कहीं कहीं गलत भी होता है, लेकिन हाँ ये साक्ष्य जो है कि सही हो सकता है। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि यार जहर से कोई कैसे मरेगा 4 साल में, जहर आज खाओ तो आज इफेक्ट करता है, 4 साल बाद कैसे करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा होता था पहले, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो एक और साक्ष्य मिलता है कि जलवायु परिवर्तन, तो इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन। हम क्या लिखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण बाबर की तबीयत खराब होने लगी, फिर उसकी मौत जो है कि हो गई, ठीक ना। तो हमने खास यहाँ पे देख लिया कि बाबर 1526 में आया था पानीपत के प्रथम युद्ध से, इब्राहिम लोदी को परास्त करके जो है कि दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल शासन की स्थापना किया। उसके बाद से बोलेंगे हम कि बाबर जो है कि इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, स्थान फरगना में हुआ था। पिता इसके शेख मिर्जा थे, शेख मिर्जा के 8 पुत्र थे, बाबर सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक ना। शेख मिर्जा फरगना के शासक थे, 1494 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से 1494 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से क्या हुआ कि बाबर को जो कि राजा बनाया गया, बाबर जो कि राजा बना, हालांकि प्रत्येक किताब में मिलता है कि 8 साल, लेकिन अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है 11 साल, ठीक है। तो ये राजा बना 1494 में। बाबर की ये बहुत इच्छा थी कि हम समरकंद मतलब कि राजधानी पर राज करते। 97 में इसको मिला था, लेकिन उज्बेक के जो सरदार था सेवानी खां उसको परास्त कर दिया। 1501 में जो कि परास्त कर दिया। 100 दिन तक ही ये राज कर पाया। कब? 100 दिन तक ही जो है कि राज कर पाया। उसके बाद से जो कि 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया, काबुल को विजित किया, वहाँ राज चलाया। फिर उसके बाद से 1510 ईस्वी में दोबारा इसने समरकंद पर आक्रमण किया। 1510 में जो है कि दोबारा जो है कि समरकंद पर आक्रमण किया। फिर उज्बेक की सरकार अब्दुल खान ने, ठीक है, अब्दुल खान ने जो क्या किया कि इसे परास्त कर दिया। ठीक है, अब बाबर जो है कि इधर ना जाकर, समरकंद की तरफ ना जाकर अब इधर रुख किया, भारत की तरफ रुख किया। और इसे सबसे बड़ा ऑफर कब मिल गया? जब पंजाब से जो कि निमंत्रण आ गया, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने जो है कि इसे आमंत्रित कर दिया। ठीक ना, आमंत्रित किया 1526 ईस्वी में। ठीक ना, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, दिल्ली में आ गया। अब जैसे ही बाबर दिल्ली में आया तो इसको एक स्थायी जगह मिल गया कि अब तो हम तो बहुत एक स्थायी जगह पे आ गए हैं, अब यहाँ से हम जो है कि अपना राज्य विस्तार करेंगे। वही दिल्ली के आने के बाद से 16 मार्च 1927 ईस्वी को खानवा का जो है कि राणा संगा के साथ हुआ, जिसमें कि राणा संगा का हार हुआ था। ठीक है, फिर 1528 में जो कि चंदेरी का युद्ध हुआ था, किसके साथ? तो मेदिनी राय के बीच में हुआ था और उसमें मेदिनी राय का जो कि हार हुआ था। फिर 1529 की बात करते हैं तो घाघरा के मोहम्मद लोधी से हुआ था, जो कि इब्राहिम लोधी का जो कि भतीजा था। ठीक है, और लास्ट जो कि 25 दिसंबर 1530 में जो कि ये मर गया था। ठीक है ना, तो मरने का कारण क्या था कि जलवायु परिवर्तन में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, फाइनली अब हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में क्या देखेंगे कि हमने अब आप लोग को बाबर पढ़ा दिया। ठीक ना, बाबर की सारी जीवनी बता दी, बाबर में ही हमने हुमायूं का जन्म बता दिया आप लोग को। ठीक ना, अब हुमायूं के बारे में हम बताते हैं कि हुमायूं दिल्ली में, तो मतलब कि भारत में 1530 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा और 1540 ईस्वी में यह गद्दी छोड़ के भाग गया। ठीक ना, जो कि परास्त हो चुका था। हम अगर हुमायूं के शासनकाल की बात करें तो 2 भागों में बांटा जाता है, एक 1530 से 1540, एक 1555 से 1556। ठीक ना, 1555 से 1556 ये जो है कि दिल्ली पर शासन किया था। अब इसकी हम संपूर्ण जानकारी जब प्राप्त करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या टोटल कहानी था। ठीक ना,
अगर हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं का मतलब होता है कि भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली होता है, ठीक ना। इसका जन्म काबुल में हुआ था और 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। कब? 6 मार्च को 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इसकी माता का नाम माहिम सुल्ताना था, ठीक ना। माता का नाम माहिम सुल्ताना और पिता का नाम बाबर था, ठीक ना। हुमायूं की माता का नाम क्या था? माहिम सुल्ताना और पिता कौन था? बाबर था, ठीक ना। छोटा भाई की अगर बात करते हैं किसके, जब बाबर की मृत्यु हुई, तो राज्य की संपत्ति का बंटवारा हुआ, ठीक ना। संपत्ति का बंटवारा हुआ तो हुमायूं को क्या मिला? हुमायूं को दिल्ली मिला, ठीक ना, कि ये दिल्ली पर शासन करेगा। लेकिन बाकी जो भाई थे इसके, जो कमरान था, कमरान को काबुल और कंधार दिया गया, ठीक ना। काबुल को क्या क्या चीज़ दिया गया? कमरान को काबुल और कंधार दिया गया, ठीक है। जो अस्करी था, अस्करी को संभल दिया गया, ठीक ना। कौन सा? संभल दिया गया। और हिंदाल को अलवर दिया गया, ठीक ना, अलवर दिया गया। तो कमरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक ना, ये तीनों को जो है कि इनकी संपत्ति जो है कि में बंटवारा हुआ और इनको मिला, ठीक ना। लेकिन अस्करी और जो हिंदाल थे, ठीक ना, इसमें हिंदाल महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मतलब कि आगे की और चाह रखना, ठीक है, क्या? आगे की और चाह रखना, ठीक ना। जिसमें अस्करी और जो हिंदाल था, ये दोनों किसी राजा के जो कि कठपुतली बन के, ठीक ना, एक षड्यंत्रकारी षड्यंत्रकारी थे ये लोग, और जिससे जो है कि किसको? हुमायूं को जो कि परेशान करते थे, ठीक ना। किसको परेशान करते थे? हुमायूं को, ठीक ना। परेशानी उठानी पड़ती थी हुमायूं को, ठीक ना। तो ये अस्करी और हिंदाल क्या करते थे कि हुमायूं को परेशान करते थे, ठीक ना, हुमायूं को परेशान करते थे। अगर हम बात करें कि उस समय बिहार का शासक कौन था, तो उस समय बिहार में शासक था शेर खान। कौन था? शेर खान। शेर खान भी क्या करता था कि वह हुमायूं को परेशान करता था, ठीक ना। अंत में क्या हुआ कि 15 जून 1539 ईस्वी को, याद रखिएगा डेट, 15 जून 1939 ईस्वी को चौसा का युद्ध लड़ा गया। किसका? चौसा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें शेर खान विजयी हुआ, ठीक ना। बिहार का शासक शेर खान विजयी हुआ, ठीक ना। कौन? शेर खान विजयी हुआ। और जब शेर खान विजयी हुआ तो इसको शाह की उपाधि मिली। किसकी? शाह की उपाधि मिली। और यह क्या हो गया? शेर शाह हो गया, ठीक ना। शेर शाह हो गया, ठीक ना। शेर शाह हो गया, ठीक ना। जिसको नहीं बोलते हैं शेर शाह सूरी बोलते हैं ना, वही, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। अब 1539 में चौसा का जो है कि युद्ध हुआ था, उसमें जो कि शेर खान विजयी हुआ और उसे शाह की उपाधि मिली थी। इस युद्ध के दौरान हुमायूं जो है कि जान बचा के भाग रहा था, तो बीच में गंगा आ गया, ठीक ना। तो गंगा जो है कि हुमायूं को तैरने नहीं आता था, तो उसने जो है कि गंगा पार करने की कोशिश किया। तो हुमायूं की जो जान जो बचाया वो था निजाम नामक एक भिश्ती ने इसकी जान बचाई गंगा पार करा के। किसने? निजाम नामक एक भिश्ती ने, मतलब कि एक नाविक ने इसकी जान बचाई गंगा पार करा के, ठीक ना। जब निजाम इसको जो कि पार कराया गंगा, तो हुमायूं ने उसको 1 दिन के लिए राजा बनाया, ठीक ना। निजाम भिश्ती को 1 दिन का राजा बनाया। और जब निजाम भिश्ती 1 दिन के लिए राजा बना तो उसने चमड़े का सिक्का जो है कि चलाया। क्या? चमड़े का सिक्का चलाया। तो ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि 1 दिन का राजा कौन बना था? तो 1 दिन का निजाम भिश्ती यानी कि निजाम नाविक बना था, ठीक ना। तो चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? तो निजाम भिश्ती ने चमड़े का सिक्का बनाया था और इसी ने 1 दिन का राज लिया था, ठीक ना। तब लोगों को पता हो गया कि 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह जो कि विजयी हुआ, शेर खान विजयी हुआ। तो उसके बाद से हुमायूं वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगा। बीच में गंगा आया तो हुमायूं ने आओ देखा ना ताओ जो कि गंगा में डुबकी लगा दिया, लेकिन इसको तैरने नहीं आता था। तो एक निजाम नामक भिश्ती ने इसको जो है कि पार कराया गंगा, और जो कि उसी जान बचाने के उपलक्ष्य में उसको 1 दिन का राजा बनाया और चमड़े का सिक्का जो है कि निजाम भिश्ती ने लागू किया, ठीक है। फिर जो कि 17 मई 1540 ईस्वी को 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम का युद्ध हुआ, ठीक ना, जिसको हम लोग कन्नौज का युद्ध कहते हैं, ठीक ना। किसका? बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसको हम लोग कन्नौज का युद्ध कहते हैं। इसमें शेरशाह विन हुआ। शेरशाह विन का मतलब कि विजय हुआ, शेरशाह जीत गया। अब यहाँ से हुमायूं को जो है कि भागना पड़ा, ठीक ना, दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा, ठीक ना। जब दिल्ली छोड़ के ये गया तो यह 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हमीदा बेगम से विवाह कर लिया, ठीक है। किससे? हमीदा बेगम से विवाह कर लिया। और इसको सिंध में शरण किसने दिया? सिंध में अमरकोट के राजा बिरसाल ने इसको शरण दिया, ठीक ना। जब ये दिल्ली छोड़ के भागा
जब ये दिल्ली छोड़ के भागा तो सिंध में, ये सिंध कहाँ है, आज पंजाब में है, सॉरी पाकिस्तान में, ठीक ना, है पाकिस्तान में। तो सिंध में अमरकोट में राजा विरसाल ने इसको शरण दिया, ठीक ना। जब हुमायूं सिंध विजय हेतु जा रहा था, ठीक ना, जब हुमायूं सिंध विजय हेतु जा रहा था तो 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। याद रखिएगा कब, 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ, ठीक ना, अकबर का जन्म हुआ। यह शुभ समाचार हुमायूं को जो है कि तादिर बेग ने दिया था। किसने, तादिर बेग ने शुभ समाचार हुमायूं को सुनाया था। हुमायूं ने इस शुभ समाचार को सुनते हुए बहुत खुशी हुआ था और उसने अपने साथियों को जो है कि उस समय हुमायूं के पास कुछ नहीं था भेंट करने के लिए, कुछ नहीं था ये सुसमाचार में कुछ देने के लिए। तो उसने जो है कि मतलब कि अपने साथियों को ये बोला कि आज भले ही हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन हम दुआ करते हैं कि जिस तरह इस बाग में जो है कि ये फूल की खुशबू जो है कि पूरा भर गया है, ठीक ना, ठीक उसी तरह जो कि फूल का सुगंध पूरा भर गया है, ठीक उसी तरह इस अकबर का, इस बेटे का जो है कि कृति पूरे संसार में फैले। हमको तो इस किताब में लिखा हुआ कि ऐसा लगता था कि उस समय हुमायूं की जिह्वा पे सरस्वती सवार थी, सरस्वती बैठी हुई थी। सेम वही हुआ जो हुमायूं ने कहा था। अकबर की कृति पूरा दुनिया जानता है, पूरा संसार, पूरा भारत जानता है, ठीक ना। 23 जुलाई 1955 ईस्वी में, ठीक है, 23 जुलाई 1555 ईस्वी में, ठीक ना, 23 जुलाई 1555 ईस्वी में उसने पुनः जो है कि दिल्ली पर राज किया, ठीक ना। 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली आया और 24 जनवरी 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कहाँ हुई, तो इसको जो है कि पुस्तकालय भवन के सीढ़ियों पर से पुस्तक पढ़ते पढ़ते गिर जाने से हुआ था, ठीक ना। सीढ़ियों पर से इसका पैर फिसल गया और ये गिर गया, ठीक ना। तो गिरते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी 1526 ईस्वी में, ठीक ना। तो एक लेनपुल नामक जो है कि लेखक लिखते हैं, लेनपुल नामक लेखक लिखते हैं कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया। लेनपुल नामक विद्वान लिखते हैं कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, जिस तरह वह गिरते पड़ते पूरी ज़िंदगी चला था, पूरा ज़िंदगी गुजारा था, ठीक उसी तरह गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया। तो ये था हमारा टोटल हुमायूं का इतिहास, ठीक ना। हुमायूं का इतिहास हमें कहाँ से मिलता है, हुमायूं नामा से मिलता है, जो कौन लिखा था, गुलबदन बेगम लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हुमायूं का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली होता है, ठीक है। हुमायूं का जन्म कब हुआ था, तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। तो ये सब आप लोग समझ गए, ठीक ना। फिर इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसके बाद हम बताते हैं अकबर की कहानी, ठीक है। तो आप लोग जो है कि बाबर जान गए, अकबर जान और हुमायूं जान गए, ठीक है। अब हम लेके आएंगे आप लोग को अकबर के बारे में। अकबर में आप लोग को अकबर की जीवनी के बारे में पढ़ना है, अकबर की शादियाँ पढ़ना है, अकबर का युद्ध पढ़ना है, ठीक ना। युद्ध भी हमें अकबर का पढ़ना है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखते हैं, ठीक ना, अकबर का शासनकाल, ठीक ना। हमने क्या जाना, हमने बाबर के बारे में जान गया, हुमायूं के बारे में जान गया। अब हम अकबर के शासनकाल के बारे में जानेंगे, किसके, अकबर के शासनकाल के बारे में जानेंगे कि अकबर का पूरे जीवनी में क्या हुआ था, कब शासक, कब राजा बना, कब राजा मतलब कि कब इसकी मृत्यु हुई, कब क्या हुआ, हम अभी इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं अकबर की, ठीक ना, अगर हम अकबर की बात करते हैं, ठीक है, तो अकबर 1556 ईस्वी में जो कि राजा बना और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अकबर 1556 में राजा बना और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हालांकि उस समय अकबर का संरक्षक था कौन, बैरम खान, ठीक ना, बैरम खान। अब हम बताते हैं टोटल कहानी, सुनिएगा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, जैसा कि हमने आप लोग को हुमायूं में बता दिया था, ठीक ना, कि अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। इसकी माता हमीदा बेगम थी, ठीक ना, क्या था, माता कौन थी, हमीदा बेगम थी, ठीक है। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को जब काला नौर में पंजाब में ये लोग थे, उसी समय जो कि हुमायूं की मृत्यु की खबर हुई थी, जिसके कारण जो अकबर का जो शासन का जो हुआ ना, अभिषेक बोलते हैं ना, तो अकबर को जो कि बादशाह घोषित किया गया कब,
1526 ईस्वी में, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, सॉरी 26 बोल दिए हैं, ठीक है ना, सॉरी 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, ठीक है, 15 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में, ठीक है ना, मतलब कि पंजाब में जगह है कालानौर में, अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, अकबर को बादशाह घोषित कर दिया। जब इसको बादशाह घोषित किया गया था तो उस समय अकबर की उम्र मात्र 14 वर्ष था, ठीक ना, अकबर की जो उम्र थी वो मात्र 14 वर्ष थी, ठीक ना, कितना, मात्र 14 वर्ष इसका उम्र था। अब 14 वर्ष के कारण ये तो नाबालिग वर्ष हो गया ना, तो इसमें अब कोई राजा अगर राजा बनेगा, कोई बहुत बड़े क्षेत्र का कोई राजा बनेगा तो इस पर कोई तो हमला कर देगा, तो इसके संरक्षक, ठीक ना, बैरम खान थे, ठीक ना, तो बैरम खान के संरक्षण में इसने शासन किया। 1556 से जो है कि बैरम खान का जो कि संरक्षण जो कि चालू हो गया, ठीक ना, और ये 1560 तक चला, ठीक ना, 4 साल जो है कि शासन किसके संरक्षण में था, बैरम खान के। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, याद रखिएगा डेट, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ हेमू और अकबर के बीच में। यहाँ हम हेमू और बैरम खान के भी बीच में आप लोग के ऑप्शन में आ जाएगा, क्योंकि बैरम खान उसका संरक्षण था, ठीक ना। तो द्वितीय पानीपत के किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक ना। यहाँ अकबर पूरा तरह से हारने वाला था, ठीक ना, पूरा तरह से हारने वाला था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हेमू के आँख में तीर लग गया, हेमू की आँख में तीर लगा और उसके बाद से उसकी जो कि सारी शक्ति तो वो छीड़ हो गई, और जिसके चलते जो क्या कि अकबर को है कि अकबर का यहाँ पे जीत हुआ और हुमायूं हार गया, ठीक है। अकबर का जो शिक्षक, देखिए एक चीज़, अकबर अनपढ़ था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक ना, लेकिन ये सवाल हर कोई जानता है कि अकबर अनपढ़ था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि अकबर को 2 शिक्षक लगाए गए थे पढ़ाई के लिए, ठीक ना। तो 2 शिक्षक कौन थे, एक थे अब्दुल लतीफ़, ठीक ना, अब्दुल लतीफ़ को लगाया गया था पढ़ाने के लिए, लेकिन अकबर पढ़े नहीं। 1951 ईस्वी में मुनीम खान को लगाया गया था कि अकबर को पढ़ाएंगे, लेकिन अकबर पढ़ नहीं पाया, क्योंकि अकबर को पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए अकबर नहीं पढ़ पाया, ठीक ना। तो उसने क्या किया कि पढ़ाई छोड़ दिया। तो अकबर क्या था, अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक ना। 1560 ईस्वी में बैरम खान को हटाकर सत्ता स्वयं संभाल लिया, ठीक है ना। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खान के संरक्षण में था, लेकिन 1560 ईस्वी में बैरम खान को हटाकर सत्ता स्वयं ले लिया। अब 1560 से 1562 तक का जो शासन था वो इसकी धाइमा ले ली, ठीक ना, धाइमा ले ली, ठीक ना, के प्रभाव में ये शासन आ गया, ठीक ना, जिसको हम लोग पर्दा शासन के नाम से जानते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पर्दा शासन के नाम से जानते हैं। 1562 पर्दा शासन के नाम से जानते हैं। इसको एक नाम भी और जानते हैं, पेटीकोट शासन के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, पेटीकोट शासन के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो आप उससे पूछेगा कि पर्दा शासन किस राजा के शासनकाल में लगाया गया था, किस शासनकाल जो कि पर्दा के शासन में जो कि राज किया था, तो वो था अकबर, ठीक ना। अब अकबर जो है कि 1562 से स्वतंत्र शासक करने लगा, अपना खुद आप जो है कि सत्ता संभालने लगा, ठीक ना। अगर अकबर के जो कि युद्ध की बात करते हैं तो इसके सारे युद्धों में, ठीक ना, काबुल, कंधार, गुजरात विजय, ठीक ना, हल्दी घाटी युद्ध, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हल्दी घाटी युद्ध। तो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात करते हैं कि यह युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कब, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, जिसमें मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, ठीक ना, मेवाड़ की राजधानी क्या थी, चित्तौड़ थी, और चित्तौड़ पर 1568 ईस्वी में मुगलों का अधिकार था, ठीक ना, किसका, मुगलों का अधिकार था। लेकिन 1572 ईस्वी में राणा प्रताप ने इस पर फिर अधिकार कर लिया, ठीक ना, इस पर क्या हुआ, फिर अधिकार कर लिया। दिल्ली से की मृत्यु हुई और 1572 में राणा प्रताप ने फिर जो है कि चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया। जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया तो फिर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में युद्ध हुआ और उसमें महाराणा प्रताप यानी कि राणा प्रताप हार गया और उसकी मृत्यु हुई और अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। तो यह जो कि 1576 ईस्वी में इसका हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलती है कि कुछ लोग बोलते हैं, अफवाहें ऐसी फैलती हैं कि महाराणा प्रताप जो है कि महाराणा प्रताप से जो कि अकबर डरा करता था। ये बात सही था कि अकबर जो था वो महाराणा प्रताप से जो कि बहुत ज़्यादा डरा करता था, ठीक ना, ये बात होती है। महाराणा प्रताप के जिंदा रहते हुए, महाराणा प्रताप के जिंदा होते हुए जो है कि चित्तौड़ पर जो है कि अकबर जो है कि शासन नहीं कर पाया था, ठीक है, जो कि अपने कब्जे में नहीं ले पाया था, ठीक ना।
तो ये थी हमारे अकबर के जो है कि जीवन के बारे में, ठीक ना। फिर हम इस पर ध्यान रखेंगे। हमने आप लोगों को बाबर पढ़ाया, हुमायूं पढ़ाया, अकबर पढ़ाया। अकबर में बताएंगे कि अकबर 1556 से जो कि भारत में शासन किया, 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जन्म 1542 में जो कि अमरकोट में हुआ था, माता हमीदा बेगम थी। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर में अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया। जब बादशाह घोषित कर दिया गया तो इसकी उम्र उस समय कितना, मात्र 14 वर्ष की थी, ठीक है। बैरम खां के संरक्षण में इसने शासन किया मात्र 4 साल, 1556 से 1560, ठीक ना। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक ना, जो कि इसमें हेमू का जो कि पराजय हुआ था, ठीक है। अकबर के शिक्षक की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षक कौन था, अब्दुल लतीफ़ था और मुनीम खां था, लेकिन अकबर पढ़ा नहीं, वो अनपढ़ था, ठीक है। 1560 में बैरम खां को हटाकर सत्ता जो कि संभाल लिया, लेकिन फिर भी इसकी धाइमा जो थी ना वो जो कि शासन में आ गई, ठीक ना। तो इस शासन के बीच को क्या कहते हैं, जो कि पर्दा शासन कहते हैं, ठीक है। 1562 से जो कि अकबर जो कि स्वतंत्र शासन हुआ। इसके युद्धों में सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हल्दी घाटी युद्ध हुआ, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ। तो हमने अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर आप लोगों को बता दिया। फिर जो है कि अकबर की मृत्यु कब हो जाती है, 1605 ईस्वी में हो जाती है। फिर हम अकबर इस बता दिया। अब अकबर में हम आप लोगों को 3-4 चीज़ें और इम्पोर्टेंट बताएंगे कि अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, तो ठीक ना, कौन सा जो कि प्रथा जो कि बंद किया था। ये जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा से पूछता है, तो हम इसको इरेज करते हैं, तो अब इसके बारे में आप लोग को बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ हम फिर देखेंगे कि अकबर जो है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण काम किया था, ठीक ना। तो उसके कामों का वर्णन करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, ठीक ना। क्या ऑब्जेक्टिव में जो कि पूछता है, तो देखिएगा अकबर जो कि दास प्रथा पर रोक लगाया था, ठीक ना। तो ये था 1562 ईस्वी में। क्या हुआ था कि अकबर ने युद्ध बंदियों को, जो युद्ध में जो इंसान पकड़े जाते हैं, जो सैनिक पकड़े जाते थे, उन्हें दास प्रथा में दास ले जाकर बेचा जाता था, ठीक ना, दास बाजार में। तो अकबर ने दास प्रथा पर जो कि रोक लगाया था, कब, 1562 ईस्वी में। इसने क्या किया कि दास प्रथा पे रोक लगा दिया। फिर इसने तीर्थ यात्रा कर जो है कि हटा दिया, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, कब, 1563 ईस्वी में। अकबर ने 1563 ईस्वी में क्या हटा दिया, तीर्थ यात्रा कर जो कि 1563 ईस्वी में हटा दिया था। और फिर इसने जजिया कर जो है कि हटा दिया। जजिया कर कब हटाया, 1564 ईस्वी में। ये जजिया कर क्या था, जजिया कर यह था कि यह जो कि गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला टैक्स था, ठीक ना। क्या था, टैक्स था। ऐसे लोगों से उछला जाता था जो लोग मुसलमान नहीं थे, ठीक ना, मतलब कि इस्लाम को छोड़ के बाकी सभी लोगों से उछला जाता था। उसे हम लोग जजिया कर के नाम से जाने गए, ठीक ना। तो जजिया कर जो है कि कौन जो क्या बंद कर दिया, 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे बंद किया। कब, 1564 ईस्वी में। और अकबर ने जो है कि सारे धर्मों के ग्रंथ जो है कि पढ़े, ठीक ना। हिंदू का जो कि धर्म ग्रंथ पढ़ा, इस्लाम का पढ़ा, सिखों का, मतलब कि पढ़ा नहीं, मतलब कि वो तो अनपढ़ था, तो उसने सुना, उसके बारे में जाना, जानकारी प्राप्त किया। तो उसने बाद में देखा कि यार कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पे सभी मानव एक बन के रहें, ठीक है, सभी मानव एक जैसे बन के रहें। तो उसने क्या किया कि एक धर्म चलाया, जिस धर्म का नाम था दीन इलाही धर्म। और वो कब चलाया था, 1582 ईस्वी में, ठीक ना, 1582 ईस्वी में। हालांकि किताबों में कहेंगे 1581 देता है, ठीक ना, किताबों में क्या देता है, किताबों में 1581 देता है, ठीक ना, और भी किताबें 1582 देता है। तो आप लोग को ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों रहे, ऑप्शन में 1581 1582 दोनों रहे, तो हमें 1582 लगा के आना है, क्योंकि 1582 का जो है कि ज़्यादा मेजोरिटी है, ठीक ना। तो देखिए एक बार फिर देख लीजिए, दास प्रथा कब बंद हुआ था, 1562 में। तीर्थ यात्रा कब हटा था, 1563 में। जजिया कर कब बंद हुआ था, 1564 में। और दीन इलाही धर्म कब हुआ था, 1582 ईस्वी में। अब देखिएगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, ठीक ना। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। 9 रत्न में जो कि कुछ लोगों के नाम है, जो कि 9 के नाम में हम लिखे हुए हैं। तो पहले थे अब्दुल रहीम खान खन्ना, ठीक ना, अब्दुल रहीम खान खन्ना। ये किसके पुत्र थे, तो ये बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान के, जो बैरम खान जो कि संरक्षण था, उसी के ये पुत्र थे। क्या थे, अब्दुल रहीम खान खन्ना। रहीम, इनको शॉर्टकट में हम लोग रहीम जी कहते हैं। इनके बहुत सारे दोहे हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनिए ठीले लोग सब बाट न लिए कोई, ठीक ना। तो रहीम जी के बहुत सारे दोहे प्रचलित है, जो आप लोग पढ़े होंगे 6, 7, 8, 9 में, कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनिए ठीले लोग सब बाट न लिए कोई। इसका मतलब है कि रहीम जी कहते हैं कि अपनी मन की व्यथा, अपनी मन का दुख अपने ही पास रखना चाहिए, जो कि किसी को सुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई सुनेगा तो हंसेगा पे, नहीं कि उसका निवारण बताएगा, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खान खन्ना जो कि बैरम खान के पुत्र थे, ठीक ना।
इसमें 2 नंबर पे आते हैं हकीम हुमाम, ठीक ना। हकीम हुमाम जो कि पाठशाला के प्रधान थे, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, ये प्याज के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, ठीक ना। ये अरब के रहने वाले थे, ठीक है। अबुल फजल की हम बात करते हैं तो अबुल फजल जो क्या थे, लेखक थे, ठीक ना। अबुल फजल क्या थे, लेखक थे। अगर हम फैजी की बात करते हैं तो ये अबुल फजल के भाई थे। ये फैजी की बात करते हैं तो ये अबुल फजल के भाई थे और ये राज कवि थे, ठीक ना। तानसेन की बात करते हैं तो तानसेन अकबर के दरबार में गायक थे, ठीक ना। राजा मानसिंह की अगर बात करते हैं तो राजा मानसिंह अकबर के विस्तारवाद में बहुत ज़्यादा जो कि सपोर्ट किए थे। विस्तारवाद की अगर हम बात करें तो मतलब कि राज्य विस्तार करने में राजा मानसिंह ज़्यादा सपोर्ट किए हुए थे, ठीक है। राजा टोडरमल ये वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, राजा टोडरमल थे, ठीक ना, वित्त मंत्री थे। बीरबल क्या था, तो बीरबल को कवि राज्य की उपाधि मिली थी, ठीक ना। बीरबल को कवि राज्य की उपाधि मिली थी। ये बहुत चतुर और चालाक थे, ठीक ना। इनके बचपन का नाम महेंद्र दास था और जो है कि 1586 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये थे मेरे अकबर का टोटल जो है कि कहानी। बाबर, हुमायूं, अकबर हमने आप लोगों को बता दिया, तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये सब कुछ जान के होंगे, ठीक ना। सब कोई मतलब कि अब इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम इसके आगे जो कि जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब के बारे में जो कि और आगे का वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही पे मैं स्टॉप करता है। थैंक यू सो मच। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे और सभी बच्चे जो कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और आप लोगों को सब कुछ समझ में आया भी होगा। तो जिन लोगों को बहुत अच्छे से जो कि समझ में आया है और जो कि हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, तो हमने क्या किया है कि एक पेड कोर्स जो कि अनाउंसमेंट किया है, पेड कोर्स जो कि लॉन्च किया है, ठीक ना, जो कि बिहार बोर्ड के, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड, ठीक ना, और अदर स्टेट बोर्डों के लिए 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई जो कि हम जो कि करा रहे हैं, जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करा रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें आप लोग को पेड कोर्स जो है कि 499 रुपये वाले आप लोग को लगेंगे, मात्र 499 रुपये। तो जिन बच्चों को ले रहा है, ठीक ना, वो लोग कॉल कीजिए 7369973124, ठीक ना, 7369973124। सैनी सर मेरा नाम है, ठीक ना, और पटना से जो कि हमने ये आपको जो कि लेकर आया है, ठीक ना। कहाँ से? सैनी सर जो कि यहाँ आप लोग को हम PDF जो कि ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का दोनों PDF जरूर देंगे, ठीक है ना। अगर आप हमारे पेड कोर्स लेते हैं तो आप लोग को टेस्ट की प्रत्येक रविवार को टेस्ट की भी व्यवस्था है, ठीक ना। तो जिन लोगों को लेना है, जिन लड़कों को या लड़कियों को जो कि पढ़ना है, ठीक ना, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, ठीक ना, पढ़ना है, ठीक ना, तो 8 सब्जेक्ट में आप लोग देरी मत कीजिए। सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होती है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक ना। तो आइए, आपका स्वागत है और जुड़िए मेरे साथ और जुड़ के लाइए बिहार बोर्ड में बहुत अच्छे रैंक। अगर आप चाहते हैं तो आइए जुड़िए मेरे साथ और पढ़ाई कीजिए, स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।